वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। कार जीटी रोड पर जालिंधर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। सड़क पर रात को चलने वाले ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त भी जारी थी। मैं कार की पिछली नशिस्त पर बड़े सुकून के साथ बैठा था। अब मुझे इस बात की जरा भी परेशानी नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ेगी। मेरे पास हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड मौजूद था, जिस पर खुफिया पुलिस का कोई कोड नंबर लिखा हुआ था। ये कार्ड आगे भी मेरे बड़े काम आ सकता था। मैंने उसे अपने जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर स्प्रो टैबलेट बम की गोलियों वाले प्लास्टिक के लिफाफे के साथ ही रख लिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। जालिंधर की आबादी शुरू हुई तो दिन निकल आया था। यहाँ एक जगह पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर कार को रोक लिया। ये सिपाही सिख थे। वो ड्राइवर के पास आए और पूछा कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। ड्राइवर ने कहा, महाराज ये आईजी साहब के समधी हैं, इन्हें जम्मू ले जा रहा हूँ। असल में हरपाल कौर की कार पुलिस की कार नहीं थी और उसकी नंबर प्लेट भी पुलिस की नहीं थी। ये उस जमाने की बड़ी कीमती टोयोटा कारों में से थी, जो उसके खावत ढिल्लो साहब ने खास तौर पर बाहर से मंगवा कर अपनी चहीती बीवी को दी थी। सिख कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, महाराज आप ठीक कहते हैं, मगर हम भी ड्यूटी से मजबूर हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर मंगल सिंह ने लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर कहीं से ये नहीं लिखा था कि ये मशरकी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ड्राइवर है। कांस्टेबल ने लाइसेंस वापस ड्राइवर को देते हुए अपने साथी कांस्टेबल को बुला लिया और कहा, ये कहता है कि मैं आईजी साहब के समधी को जम्मू ले जा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेबल मेरी खिड़की के पास आ गया। उसने मुझे मुश्तबा नजरों से देखा। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े इत्मीनान से वैसे ही बैठे बैठे कहा, मंगल सिंह ड्राइवर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जम्मू जा रहा हूँ? कांस्टेबल बोला, महाराज जम्मू में हालात गड़बड़ हैं। हमारी ड्यूटी लगी है कि किसी गाड़ी को चेकिंग के बगैर जम्मू साइड की तरफ न जाने दिया जाए। आपको हमारे साथ जरा थाने चलना होगा। मैंने जेब से हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड निकालकर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये कार्ड देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये गाड़ी किसकी है। कार्ड को कांस्टेबल ने हाथ में लेकर देखा तो फौरन सीधा हो गया। उसने उसी वक्त कार्ड मुझे वापस कर दिया और सलाम करके बोला, क्षमा कर देना महाराज, हम मजबूर हैं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो भाई आगे चलो। खुफिया कोड वाले कार्ड ने अपनी करामत दिखा दी थी। ये उस कार्ड का टेस्ट था जो मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब साबित हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काम मुश्किल हालात में मेरे बड़े काम आ सकता था। ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग मेरे हाथ आ गया था। हो सकता है इसका कोई तोड़ भी हो, जो कि जरूर होगा, लेकिन अभी तक मुझे उसका इल्म नहीं था। अभी तक तो यही हुआ था कि कार्ड का खुफिया कोड नंबर पढ़ते ही कांस्टेबल ने सैल्यूट मार दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्ड अगर मैं किसी पुलिस के ऑफिसर को दिखाता तो मुझसे पूछगिछ करता और पूछता कि ये कार्ड मैंने कहां से लिया है, और हकीकत मालूम करने के लिए वो कोई दूसरा कोड वर्ड भी मुझसे पूछता। लेकिन अभी वो मकाम नहीं आया था और कम से कम जम्मू तक मेरा रास्ता साफ था। गाड़ी जालिंधर से होशियारपुर की तरफ गई। होशियारपुर पहुंचकर हमने नाश्ता किया। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। ड्राइवर होटल में से सब कुछ मेरे लिए ले आया। यहाँ जालिंधर लुधियाना के मुकाबले में दिन की गर्मी बिल्कुल नहीं थी। आगे पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला था। ये बात मुझे सिख ड्राइवर ने बताई तो मैंने कहा, हाँ सरदार जी मैं जानता हूँ, कई बार जम्मू आ चुका हूँ। हालांकि ये सारा इलाका मैं पहली बार देख रहा था। होशियारपुर से चले तो ऊंचे नीचे टीलों और छोटी छोटी वादियों का इलाका शुरू हो गया था। हवा ताजा और खुनक होती जा रही थी। जम्मू के करीब कुछ खुश्क पहाड़ियां आईं। मैदानी इलाका भी आया जहां धूप की हिद्दत थी। आगे जाकर चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम मजीद खुशगवार हो गया। हमारी कार अब शहर की हुदूद में दाखिल हुई तो यहाँ सड़क पर बाकायदा रुकावट खड़ी हुई थी। गाड़ियां ट्रक वगैरह एक तरफ कतार में खड़े थे और पुलिस उनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाजत दे रही थी। वो दिन के 3 बजे का वक्त होगा। मैं गाड़ी से निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगा। सीक्रेट पुलिस के खुफिया कोड नंबर वाला कार्ड मेरी जेब में था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं था। मैंने यूं ही वक्त काटने के लिए सिगरेट भी सुलगा लिया। मैं अगर चाहता तो ड्राइवर को अपना सीक्रेट कार्ड देकर आगे भिजवा सकता था ताकि पुलिस हमें जाने की इजाजत दे दे, मगर मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने जहन में उस आदमी का नाम, पता और हुलिया और वो कोड अल्फाज याद कर रहा था जिससे मुझे मिलना था। मुझे उस शख्स का नाम, हुलिया और पता और उसके आगे बोले जाने वाले कोड अल्फाज बिल्कुल नहीं भूले थे। ये सब कुछ मैं रास्ते में भी याद करता रहा था। जब काफी देर हो गई और ट्रक गाड़ियां अपनी जगह पर इसी तरह खड़ी रहीं तो मैं कार में आकर बैठ गया और मैंने
मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी को निकाल कर आगे ले चलो, मैं पुलिस से खुद बात करता हूँ। बेचारा ड्राइवर भी बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने फौरन इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को सड़क की एक तरफ से निकाल कर वहां ले गया जहां सड़क पर पुलिस ने रुकावट खड़ी कर रखी थी। हमारी कार को आते देखकर 2-3 पुलिस कांस्टेबल डंडे लेकर आगे आ गए और कार को रुकने का इशारा करने लगे। गाड़ी रुकी तो कांस्टेबल ने कहा कतार में ले जाओ गाड़ी को, कतार में ले जाओ, पीछे ले जाओ। मैंने खिड़की में से सर बाहर निकाल कर कांस्टेबल से कहा अपने किसी ऑफिसर को बुलाओ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास नई कार देखकर पुलिस वाले वैसे ही जरा ठिठक से जाते हैं। जब मैंने उसे अपने पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए कहा तो वो जल्दी से सड़क के किनारे बने हुए खोखे के अंदर चला गया। कोई पुलिस ऑफिसर अंदर बैठा था, उसने कोई परवाह न की और अपनी अना को मजरू न होने दिया। 2-3 मिनट लगाकर बाहर निकला और बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ मेरे करीब आकर पूछा क्यों जी, क्या बात है? आपको मालूम है सब लोग कतार में खड़े हैं, आपको भी कतार में खड़ा होना चाहिए। मैंने बड़े आराम से जेब में से सीक्रेट पुलिस का कार्ड निकालकर उसे दिखाया। कार्ड मैंने उसको न दिया बल्कि अपने हाथ में रखा। कार्ड को उसने झुककर देखा और फौरन पीछे हट गया और बोला सॉरी सर, वेरी सॉरी। उसने दौड़कर पुलिस कांस्टेबल को रुकावट हटाने का इशारा कर दिया। रुकावट हट गई और हमारी कार जम्मू शहर में दाखिल हो गई। गाड़ी जब एक पुराने मंदिर के करीब से गुजरी, ड्राइवर ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपको किस मोहल्ले में जाना है। मैं क्या बताता, ये शहर मैं पहली बार देख रहा था। जिस खास आदमी से मैं मिलने जा रहा था उसके मोहल्ले का नाम मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने ड्राइवर से कह दिया तुम ऐसा करो, कंपनी बाग चलो, वहाँ से हमारा घर करीब है, मैं वहाँ उतर जाऊंगा और तुम वापस चले जाना। गुल खान ने कहा था कि उस खास आदमी का मकान कंपनी बाग की एक करीबी बस्ती में है। उस बस्ती का नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं। जम्मू का कंपनी बाग एक नहर के किनारे पुराने रेलवे स्टेशन के करीब ही वाक़ है। उसकी एक जानिब दरिया गुजरता है। यहाँ तकसीम मुल्क के बाद 2-3 नई आबादियाँ पड़ गई हैं, जिनमें से शास्त्री नगर और गांधी नगर बड़ी मशहूर हैं। जम्मू में मौसम दिन के वक्त इतना ठंडा नहीं होता था, साए में खुन की जरूर थी। शहर के मकानों की बनावट पहाड़ी इलाकों जैसी थी। सब मकानों और कोठियों की छतें ढलवानी थीं। कंपनी बाग के रास्ते में कई मंदिर आए, सिर्फ एक मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई दिए थे। ड्राइवर ने एक बाग के गेट के पास एक तरफ करके गाड़ी रोक दी और कहा लीजिए महाराज, आपका कंपनी बाग आ गया। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा अब तुम गाड़ी वापस ले जाओ और श्रीमती जी को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा महाराज। ड्राइवर हरपाल कौर की गाड़ी लेकर वहीं से वापस मुड़ गया। मैं कंपनी बाग के मेन गेट के सामने खड़ा था। गुल खान ने जैसे ही मुझे बताया था वैसे वैसे मैं चलता उस खास आबादी में आ गया जहां हमारा अपना आदमी, जिसका फर्जी नाम मैं सादिक रख लेता हूं, रहता था। वो मुझे अपनी दुकान पर ही मिल गया। उसकी दुकान किस चीज की थी और कहाँ थी ये मैं जाहिर नहीं करूंगा। मैंने उसकी दुकान पर जाकर उससे सलाम किया और गुल खान का एक खुफिया नाम लेकर कहा कि मुझे उसने भेजा है। सादिक दुकान में बैठा किसी चीज की मुरम्मत कर रहा था। अगर मैंने उस चीज का नाम लिख दिया तो जाहिर हो जाएगा कि उसकी दुकान में क्या काम होता था। सादिक ने मेरी तरफ सिर्फ उस वक्त देखा जब मैंने उसे सलाम किया था। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। जब मैंने गुल खान का खुफिया नाम लिया तब भी उसने आंख उठाकर न देखा। मैं चुपचाप बैठा रहा। सादिक ने नौकर से कहा चाय ले आओ। चाय आ गई। सादिक ने कपड़े से हाथ साफ करते हुए चाय प्यालियों में डाली, साथ बिस्किट भी थे। अब उसने खास कोड अल्फाज में एक जुमला बोला। उसके जवाब में मैंने वही जुमला बोला जो गुल खान ने मुझे याद कराया था। सादिक ने खुफिया कोड का दूसरा जुमला बोला, मैंने भी कोड वाला दूसरा जुमला बोल दिया। तब सादिक खामोश हो गया। वो चाय पीते हुए दुकान के बाहर बाजार में से आते जाते लोगों को देख रहा था। दुकान में एक ग्राहक मौजूद था जिसको सादिक का नौकर कुछ चीजें दिखा रहा था। जब ग्राहक चला गया तो सादिक ने नौकर से कहा रामू भाग कर सिगरेट ले आ। ये नौकर हिंदू डोगरा था। वो दुकान से निकल गया तो सादिक ने चाय पीते हुए मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे पूछा पहले कभी जम्मू आए हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पहली बार यहाँ आया हूँ। वो खामोशी से चाय पीता रहा। उसकी निगाहें बाजार पर लगी थीं। फिर उसने प्याली में कप रखते हुए कहा ये जो बाजार है इसकी बाएं जानिब चलते जाना। पहले एक गली आएगी, वो गली छोड़ देना। उसके बाद एक और गली आएगी जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा होगा। उस गली में दाखिल हो जाना। वहाँ तुम्हें गोदाम नजर आएंगे। आखिर में एक गोदाम आएगा, उसके दरवाजे पर ताला लगा होगा। मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, ताला खोल कर गोदाम में मेरा इंतजार करो। अंदर से दरवाजे को चटखनी लगा देना। मैं आकर आवाज दूंगा और पूछूंगा प्रताप सिंह दफ्तर से आ गए हैं, फिर तुम दरवाजा खोल देना।
صادق نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے مجھے تالے کی چابی نکال کر دی اور کہا چلے جاؤ۔ میں اٹھ کر بازار میں آ گیا اور بائیں طرف چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک گلی آئی، میں نے وہ گلی چھوڑ دی۔ دوسری گلی جس کے باہر کمیٹی کا نلکا لگا ہوا تھا، میں اس گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی کی دونوں جانب گوداموں کے دروازے تھے جو بند تھے، جہاں کوئی مکان بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری گودام کا تالا کھول کر میں اندر چلا آیا اور دروازے کو بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اب میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس میں بہت سارا سامان پڑا تھا، لکڑی کے کھوکھے اور بکس بھی تھے۔ گلی والی دیوار کے روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک دھیمی روشنی والا بلب چھت کے ساتھ لٹکا جل رہا تھا۔ کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر بھی پڑا تھا۔ میں ایک سٹول پر بیٹھ کر صادق کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد باہر سے کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پوچھا، پرتاپ سنگھ دفتر سے آ گئے ہیں۔ میں نے چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ صادق اندر آ گیا۔ اندر آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی اور مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گودام کے کونے میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ صادق نے اسے کھولا۔ اندر ایک کوٹھڑی تھی، اس کی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ صادق نے بٹن دبایا، چھت سے لگا بلب روشن ہو گیا۔ یہاں ایک چارپائی اور 3 پرانی کرسیاں پڑی تھیں۔ صادق نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ تم پنجابی مسلمان لگتے ہو، پاکستان کے کس شہر سے آئے ہو؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ مسکرایا، ماشاءاللہ۔ پھر کہنے لگا، کمال شاہ صاحب نے تمہیں کتنے مہینے کمانڈو ٹریننگ دی ہے؟ 6 مہینے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم فل کمانڈو بن چکے ہو، ورنہ کمال شاہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گل خان نے بھی ہائی ایکسپلوسیوز کی ٹریننگ دی ہے۔ صادق نے مجھ سے پوچھا، گل خان نے تمہیں ٹیبلٹ بم دیے ہیں؟ میں نے جیب سے اسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور اسے وہ نسخہ بھی دکھایا جس پر دار چینی، الائچی، کالی مرچ وغیرہ کے نام اور مقدار لکھے ہوئے تھے، مگر یہ سارے الفاظ کوڈ ورڈ تھے اور ان کو کھولنے یعنی ڈی کوڈ کرنے سے ٹیبلٹ بم خود تیار کرنے کا فارمولہ ظاہر ہوتا تھا۔ گل خان نے مجھے وہ نسخہ بھی بتا دیا تھا جس کی مدد سے میں الائچی، دار چینی اور کالی مرچ کے الفاظ اور حروف کو ڈی کوڈ کر کے فارمولے میں تبدیل کر سکتا تھا۔ گل خان نے اسپرو ٹیبلٹ بم کا فیتہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ سر درد والی اسپرو کی ٹکیاں ہیں۔ پھر اس نے ایک کشمیری حریت پسند کمانڈو کا نام لیا اور کہا، تم اس کشمیری مجاہد کو جا کر رپورٹ کرو گے، یوں سمجھ لو کہ اس آدمی سے ملنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، یہ کشمیری کمانڈو مجھے کہاں ملے گا؟ صادق بولا، جموں سے تم کشمیر جانے والی لاری میں بیٹھ کر سری نگر جاؤ گے۔ سری نگر شہر کے درمیان میں دریائے جہلم بہتا ہے۔ اس دریا پر 7 پل بنے ہوئے ہیں۔ تم کسی ایک پل سے دریا پار کر کے شہر کی دوسری جانب پہنچ کر شمال کی جانب جو پہاڑیاں ہیں اس طرف جاؤ گے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان کئی درے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صادق نے مجھے حریت پسند کشمیری کمانڈو تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بتایا وہ راستہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ صادق نے مجھے سارا راستہ سمجھا دیا کہ میں کن کن پہاڑیوں اور پہاڑی دروں سے گزر کر کشمیری حریت پسند کمانڈو تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کشمیری کمانڈو کا فرضی نام میں شیروان رکھتا ہوں۔ اب میں اس کمانڈو کو اس نام سے یاد کروں گا۔ صادق کہنے لگا، تم پہلے کبھی کشمیر نہیں گئے، اس لیے تمہیں بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس کوئی اسلحہ یا کمانڈو چاقو وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، صرف یہ اسپرو ٹیبلٹ بم ہے۔ ان کا کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا نسخہ ہے اور کچھ انڈین کرنسی میں روپے ہیں۔ صادق نے کہا، ٹھیک ہے، تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، مجھے یقین ہے کہ راستے میں اگر کوئی دشواری پیش آئی تو تم اس سے بخوبی نمٹ لو گے۔ میں نے خدا جانے کیوں صادق کو پنجاب سیکرٹ پولیس کا وہ خفیہ کارڈ نہ دکھایا جس پر وہ خاص نمبر لکھا ہوا تھا اور جس کو دیکھ کر پولیس بھی گھبرا کر مجھے راستہ دے رہی تھی۔ بس میں نے یہی سوچا کہ اس خفیہ کارڈ کو خفیہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ صادق کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، سری نگر 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ تمہیں پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب جموں سری نگر لاری اڈے سے کوئی نہ کوئی بس لاری مل جائے گی۔ راستے میں کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، CID کے آدمی تقریباً ہر لاری میں ہی ہوتے ہیں، تمہیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، حالات دیکھ کر بات کرنا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرنا۔ کوئی بہت پوچھے تو کہہ دینا کہ کشمیر کی سیر کرنے جا رہا ہوں، آج کل وہاں
सेबों का मौसम है। कश्मीर के सेब इसी मौसम में होते हैं। मैंने सादिक से पूछा कि मुझे जम्मू से किस वक्त चलना चाहिए। उसने कहा, आज की रात तुम जम्मू में ही रहोगे, कल सुबह होने से पहले अड्डे पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले ही लारी अड्डे तक जाना होगा। अब पहले मैं जाऊंगा। मेरे जाने के 10 मिनट के बाद तुम गोदाम को ताला लगाकर मेरी दुकान पर आ जाना। हम वहीं खाना वगैरह खाएंगे। रात तुम मेरी दुकान में ही बसर करोगे। मैं एहतियातन तुम्हें अपने मकान पर नहीं ले जा रहा। यहाँ 2 वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है। एक वजह यह है कि सिख खालिस्तान बनाने की जबरदस्त तहरीक चला रहे हैं। जम्मू के सिख इस तहरीक के हामी हैं और कुछ कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी की भी हिमायत करते हैं, मगर खुलकर नहीं। दूसरी वजह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जिसके शोले सारे मकबूजा कश्मीर में फैल चुके हैं। जगह जगह खुफिया पुलिस के आदमी अजीब अजीब हुलियों में घूम फिर रहे हैं। तुम्हें उनसे भी खबरदार रहना होगा। अब मैं जाता हूँ। सादिक चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी गोदाम बंद करके गली में से गुजरकर बाजार में आ गया और फिर उसकी दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त दुकान पर एक गाहक और सादिक का हिंदू मुलाजिम भी मौजूद था। सादिक ने मुझे देखकर कहा, महाराज आपके काम में जरा देर लगेगी, आप घर चलें, मैं लड़के के हाथ पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं शाहजी, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ, मुझे कोई खास काम भी नहीं है। सादिक किसी चीज की मुरम्मत कर रहा था। मैं उस चीज का नाम नहीं लिख रहा। वो कहने लगा, आपकी मर्जी है। मैं दुकान के अंदर कोने वाले बेंच पर बैठ गया। दोपहर हो चुकी थी। सादिक ने हिंदू मुलाजिम से कहा, रामू तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? जाकर पिताजी की सेवा करो, तुम्हारी माता अकेली होंगी। रामू खुश होकर बोला, उस्ताद जी मैं आपसे छुट्टी मांगते हुए डर रहा था। सादिक ने कहा, नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, जाओ छुट्टी करो, मैं काम संभाल लूंगा, आज कोई ज्यादा काम भी नहीं है। मैं समझ गया कि सादिक ने जानबूझकर अपने हिंदू मुलाजिम को दुकान से रुखसत कर दिया था। रामू चला गया। दूसरे गाहक भी चले गए तो सादिक कहने लगा, यहाँ किसी का कुछ पता नहीं कि किस को खुफिया पुलिस ने अपने साथ मिला रखा है। खास तौर पर अपने हिंदू मुलाजिम पर तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। अब तुम ऐसा करो, दुकान के पीछे जो कोठरी है वहाँ जाकर आराम करो, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे। मैं दुकान की पिछली कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे हरपाल कौर का ख्याल आ गया। उस औरत ने नादानिस्ता तौर पर मेरी बड़ी मदद की थी। उसकी वजह से मैं बेफिक्र होकर जम्मू पहुंच गया था। फिर उसी की वजह से मेरे हाथ इंडियन सिक्योरिटी पुलिस का वो खुफिया कार्ड आ गया था, जिस पर लिखा हुआ पुरस्कार नंबर मेरे बड़े काम आया और आगे चलकर भी काम आने वाला था। जब सादिक का घरेलू मुलाजिम उसके लिए खाना लेकर आया तो सादिक ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और खाना लेकर कोठरी में आ गया। कोठरी में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। ये पहाड़ी इलाकों में सितंबर का मौसम था। जम्मू अगरचे कोहे मरी और कश्मीर की तरह का पहाड़ी इलाका नहीं, फिर भी वहाँ पंजाब के मैदानों वाली गर्मी बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद मैं वहीं सो गया। रात तक सोया रहा। सादिक ने कोई 8 बजे रात दुकान बंद की तो मुझे कोठरी में सुला दिया। कोठरी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जहाँ एक तंग सा सहन था। उसी सहन में गुस्ल खाना मौजूद था। सादिक जाते हुए कह गया कि मैं सुबह सुबह आऊंगा। मैं बड़े मजे से सारी रात आराम से सोया रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।